मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक थाने में रात को तकरीबन 3 बजे जब थाना प्रभारी गश्त करने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में थे, तभी उनके पास एक महिला का फ़ोन आया। महिला ने कहा कि सर, मैं तृप्ति नगर से बोल रही हूँ और मेरे पति रवि दत्त दुबे का मर्डर हो गया है। इतना कहने के बाद महिला सिसकने लगी और अपना नाम तक के नहीं बता पाई। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल के खास एपिसोड में मैं IK3 आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब महिला का उस थाना प्रभारी के पास फोन आया तो थाना प्रभारी ने कहा कि आप कौन बोल रही हैं, घटना स्थल और आसपास की लोकेशन के बारे में कुछ बताइए। आपके घर के पास ऐसी कौन सी जगह है या चर्चित स्थान या कोई दुकान है जिससे हम आसानी से आप तक के पहुंच पाएं। थाना प्रभारी ने कहा, सर मैं भारती दुबे हूं और तृप्ति नगर के गेट के पास ही मेरा मकान है। आप किसी से भी पूछिए कि लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर दुबे जी का मकान कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। घटना स्थल पर कोई भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करना, इस चीज़ की मैं तुम्हें सख्त हिदायत देता हूँ। और थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर आबादी वाले उस जगह में पहुँच गए। लोगों से भारती दुबे का घर मालूम करने के बाद जब पुलिस वहाँ पहली मंजिल में पहुंची तो कमरे में भारती के पति रवि दत्त की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस के पीछे पीछे कुछ और लोग भी उस घर में आ गए। उनमें से ज़्यादातर लोग उनके परिवार के ही थे। थाना प्रभारी ने लाश का मुआयना किया तो बिस्तर पर जहां लाश पड़ी हुई थी वहां भारी मात्रा में खून निकला हुआ था। उनके पेट में गोली लगी थी, मुंह से खून निकल रहा था। लाश की स्थिति को देखकर खुद को गोली मारना या फिर आत्महत्या का अनुमान लगाया गया, किंतु वहां हत्या का कोई हथियार नजर नहीं आया और ना ही पुलिस को कोई सुसाइड नोट मिला। घर वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें किसी ने सोते वक्त गोली मारी होगी। हालांकि इस बारे में सभी ने रात को किसी तरह का शोरगुल सुनने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने तुरंत मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। परिवार वालों की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। फिर भी थाना प्रभारी ने हत्या के सुराग निकालने के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान भी सुरक्षित पाया। इसका मतलब ये साफ था कि बाहर से कोई घर में नहीं घुसा था। अब सवाल यह था कि जब कोई बाहर से नहीं आया तो रवि दत्त को गोली मारी किसने। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट टीम ने रवि दत्त के पेट में लगी गोली के घाव को देखकर नजदीक से गोली मारे जाने की पुष्टि की। जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई। कुत्ता लाश सूंघने के बाद मकान की पहली मंजिल पर चक्कर लगाता हुआ सीधे नीचे बने कमरे में आ गया। वहां कुछ समय घूमकर बाहर सड़क की तरफ गया और फिर वापस बेडरूम में चला गया। कुत्ता बेड के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने बेडरूम के साथ साथ बाकी जगह से भी सबूत इकट्ठे किए और सारी कार्रवाई करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को दुबे परिवार के बारे में मृतक की पत्नी भारती दुबे से जानकारी जो मिली वो इस प्रकार थी कि ग्वालियर के तृप्ति नगर में 58 वर्षीय रवि दुबे अपनी पत्नी भारती, 2 बेटी और 1 बेटे के साथ रहते थे। रवि दत्त लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर की नौकरी करते थे। साल 2006 में पहली पत्नी आभा की बेटे को जन्म देते वक्त मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने 2007 में केरल की रहने वाली भारती नाम की महिला से विवाह कर लिया। शादी के बाद भारती ने मरी हुई आभा के तीनों बच्चे को अपनाने और उनकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखी। भारती ने अपनी बड़ी बेटी कृतिका की शादी पड़ोस वाले गांव में की, किंतु उसका ससुराल से विवाद चल रहा था। इस वजह से वो पिछले 3 सालों से मायके में ही रह रही थी। छोटी बेटी की शादी होनी बाकी थी। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान दिया। मृतक की पत्नी भारती और उसकी बड़ी बेटी कृतिका समेत छोटी बेटी सलोनी से पूछताछ में बताया गया कि 4 से 5 अगस्त की आधी रात को तेज बारिश होने के कारण लाइट बार बार आ जा रही थी। रात तकरीबन 9 बजे खाना खाने के बाद पिताजी अपने घर के पहली मंजिल वाले बेडरूम में सोने के लिए चले गए। घटना के समय परिवार के सभी बाकी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। भारती और उसकी बड़ी बेटी कृतिका को रात को 2:30 बजे हल्की सी आवाज आई। उन्होंने तुरंत लाइट ऑन करके देखा तो सब कुछ ठीक लगा। वो तुरंत बगल वाले कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उसके पिताजी खून से लथपथ पड़े हुए हैं। कृतिका और भारती ने जब रवि दत्त को हिलाया डुलाया तब उनमें कोई भी हरकत नहीं हुई। नाक के सामने हाथ ले जाकर देखा तो उनकी सांस नहीं चल रही थी। फिर भारती ने दूसरे रिश्तेदारों को बताने के तुरंत बाद पुलिस को सूचित कर दिया। थाना प्रभारी को दुबे हत्याकांड के संबंधित कुछ और भी जानकारी मिल गई थी, फिर भी वो हत्यारे की तलाश के लिए महत्वपूर्ण सबूत जुटाने में लग गए। घटना स्थल की तहकीकात के दौरान पुलिस को मृतक की छोटी बेटी पर शक हुआ, कारण उसके चेहरे पर पिता की मौत से दुखी होने जैसे भाव बिल्कुल भी नहीं झलक रहे थे। पुलिस ने पाया कि सलोनी जबरन रोने धोने का नाटक कर रही थी, जबकि उसकी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहे थे। घर वालों के अलग अलग बयानों के कारण दुबे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। हत्याकांड को सुलझाने का एकमात्र रास्ता कॉल डिटेल को अपनाने की योजना बनी। मृतक और उनके सभी परिवारों के मोबाइल नंबर लेकर पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई।
परिवार के किस सदस्य ने कब किससे क्या बात की और कितनी देर बात की, किस बाहरी व्यक्ति से बात की, किस परिवार वाले से बात की, ये सब की डिटेल पुलिस निकाल रही थी। जब परिवार वालों की कॉल डिटेल निकाली गई तो उन नंबरों में एक नंबर ऐसा निकला जिससे हर रोज लंबी लंबी बातें होती थीं। रवि दत्त दुबे की छोटी बेटी सलोनी उस नंबर पर लगातार बात करती थी। पुलिस ने जब उस नंबर की जांच की तो वो नंबर किसी परिवार या रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि ग्वालियर में रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी का निकला। पुलिस इस जानकारी के साथ पुष्पेंद्र के घर पहुंची। वो घर से गायब था। इस कारण पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने उसे 14 अगस्त की रात में दबोच लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पहले तो पुलिस को बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने हत्या का राज खोल दिया। साथ ही उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि रवि दत्त दुबे की हत्या उसने उसकी छोटी बेटी सलोनी के कहने पर की थी। पुष्पेंद्र ने जब पुलिस को हत्या की वजह बताई तो पुलिस सुनकर दंग रह गई। कोई जरा सी बात पर अपने बाप की हत्या कैसे करवा सकता है। बहरहाल पुष्पेंद्र के अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की हुई 315 बोर का तमंचा ही बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से सलोनी के साथ पढ़ाई कर रहा है। सलोनी का एक दूसरे लड़के करण राजूरिया से प्रेम संबंध है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। उसने बताया कि सलोनी घर के कमरे में करण के साथ संबंध बना रही थी। उसी वक्त उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय सलोनी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। उससे अपने गाल पर पिता के चांटे का जितना दर्द नहीं हुआ था, उससे अधिक उसको दिल पर चोट लगी थी। उस वक्त करण चुपचाप चला गया, लेकिन सलोनी बहुत दुखी हो गई। यह बात उसने अपने दोस्त पुष्पेंद्र को फोन पर बताई। फोन पर ही पुष्पेंद्र ने सलोनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुलह करने के लिए राजी नहीं हुई। करण के साथ पिता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और उसके सामने थप्पड़ खाने से वो बेहद अपमान महसूस कर रही थी। अपनी पीड़ा अपने दोस्त को सुनाकर उसने मन हल्का किया। उसने ये भी बताया कि उस घटना के कारण करण भी बहुत दुखी हो गया था। इसके बाद उसने एक बार भी सलोनी से बात नहीं की, जिससे सलोनी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सलोनी समझ रही थी कि उसके पिता उसकी मोहब्बत के दुश्मन हैं। इस तरह सलोनी लगातार पुष्पेंद्र से फोन पर बात करके अपने दिल की बातें बताया करती और साथ ही साथ पुष्पेंद्र को कहती कि वो करण को समझाए और उससे मेरे से बात करवाए। एक तरफ अपने प्रेमी से ना बात करने का गम और दूसरे तरफ पिता द्वारा अपमानित किए जाने की पीड़ा। सलोनी बदले की आग में झुलस रही थी। उसने अपने पिता को अपना दुश्मन समझ लिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन पुष्पेंद्र की बदौलत सलोनी की करण से मुलाकात हुई। उससे मिलते ही सलोनी उससे माफ़ी मांगी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो सलोनी ने करण से कहा भी कि हमारी मोहब्बत का एक ही दुश्मन है, मेरा पिता, हम उसे जान से मार देंगे। करण ने उससे कहा कि भले वो उससे रिश्ता तोड़ ले, लेकिन अपनी पिता की हत्या के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इसके बाद करण अपने गांव चला गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। करण से सलोनी का संबंध खत्म हो चुका था। ये बात उसने पुष्पेंद्र को बताई। पुष्पेंद्र से सलोनी बोली कि करण के जाने के बाद उसका दुनिया में उसके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए दोस्त होने के नाते उसकी मदद करें। सलोनी ने तर्क दिया कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा हो जाएगा। एक तरह से सलोनी ने पुष्पेंद्र से हमदर्दी की उम्मीद लगा रखी थी। पुष्पेंद्र भी सलोनी की बात में आ गया। अब वे उसकी लच्छेदार बातें और उसके कमसीन हुस्न को देखकर मोहित हो गया। मोबाइल पर घंटों बात करते हुए सलोनी ने एक बार पुष्पेंद्र से कह दिया था कि अब वो उसे करण की जगह देखती है और उससे प्रेम भी करती है। करण तो बुज़दिल और मतलबी निकला, लेकिन उसे उस पर बहुत भरोसा है। यदि वो उसका काम कर देता है तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। उसने पुष्पेंद्र से हत्या करने के एवज में 1 लाख रुपए देने का भी प्रलोभन किया। क्योंकि पुष्पेंद्र पैसों का लालची था, उसने सलोनी की बात मान ली और फिर योजनाबद्ध तरीके से 4 अगस्त 2021 की रात को तकरीबन 10 बजे उसके घर चला गया। सलोनी ने उसे परिवार वालों की नज़रों से बचाकर अपने कमरे में छुपा लिया, जबकि परिवार के बाकी लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए तो रात के तकरीबन 2:30 बजे सलोनी नीचे आई और पुष्पेंद्र को अपने साथ पिता के कमरे में लेके गई, जहां वो सो रहे थे। रवि दत्त अकेले गहरी नींद में पीठ के बल सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने तुरंत तमंचे से रवि दत्त पर जाकर गोली मारी और तेजी से वहां से भाग निकला। पुलिस के सामने पुष्पेंद्र का हत्या का आरोप कबूलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। सलोनी को भी तुरंत थाने बुलाया गया। सलोनी से जैसे ही थाना प्रभारी ने उसके पिता की हत्या के बारे में पूछा तो वो नाराज हो जाती है और बोलती है, सर मेरे पिता की हत्या हुई है और आप मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। यहाँ तक कि सलोनी ने परेशान करने की शिकायत गृह मंत्री तक से करने की पुलिस को धमकी दी। जब थाना प्रभारी ने पुष्पेंद्र लोधी से मोबाइल पर पिता की हत्या के पहले और बाद में बातचीत का हवाला दिया, तब सलोनी के चेहरे का रंग ही उतर गया।
थाना प्रभारी ने पुष्पेंद्र द्वारा दिए गए बयान की भी रिकॉर्डिंग उसे सुना दी। फिर क्या था, इसके बाद सलोनी अब झूठ नहीं बोल सकती थी, अतः सलोनी ने कबूल कर लिया कि उसने ही पिता की हत्या कराई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को रवि दत्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया और उन्हें वहां से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक खास कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ अपने मिलने वालों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, आपके होस्ट IK3 को इस वीडियो को तैयार करने में और रिसर्च करने में बहुत मेहनत करनी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी जो भी गलतियां या जो भी इस वीडियो में आपको अच्छाइयां लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं अगले वीडियो में और अगली कहानी में उसको सुधार सकूं। साथ ही साथ आप ये भी बताने की ज़हमत करें कि आप किस एरिया से, किस क्षेत्र से, किस देश से, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे होगा ये कि आने वाले वीडियो में मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपका नाम ले सकूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।